बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमारी डिस्कशन नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास सेकंड ईयर मैथ पर जारी है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। और इसी लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.10 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो क्योंकि लेंथी थे, इस वजह से हम उन्हें टाइप नहीं कर पाए या लिख नहीं पाए। हम उनको बुक से रीड करेंगे और उनका सोल्यूशन यहाँ पे आपके सामने करेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द मास ऑफ द बॉडी मूविंग विद द वेलोसिटी v is given by this function where m naught is the initial mass and c is the speed of light. What happens to m as v approaches to c from left side? यहाँ पे हमें लिमिट v दी गई है कि अगर हम v की तरफ नेगेटिव c अप्रोच करें तो हमारे पास मास के लिए जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा। तो चलें इसे सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमें गिवन है मास। हम यहाँ लिखते हैं कि मास हमारे पास क्या है। मास इज इक्वल टू m इज गिवन बाय द फंक्शन m नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ठीक है, और हमने इसकी लिमिट लेनी है। लिमिट v approaches to c from left side. This is not negative c, this is v approaches to c from left side or left hand limit. m is equals to limit v approaches to c from negative side. m की जगह हम m की वैल्यू पुट करेंगे which is m naught 1 minus v square by c square। जी स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा लिमिट v approaches to c from left side m is equals to, जब यहाँ पे हम अप्लाई लिमिट करेंगे स्टूडेंट्स तो जहाँ पे c है वहां पर, जहाँ पे v है वहां पर c अप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा m नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस c स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस विल बिकम m नॉट ओवर 1 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज c स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट v अप्रोचेस टू c नेगेटिव साइड m is equals to m naught by 0 and something divided by 0 is infinity. अब infinity is very large number, extremely large number। तो फिर क्या हमारे पास लिमिट पे असर पड़ रहा है कि अगर हम अपने वेलोसिटी को c अप्रोचेस करवा दें तो हमारे पास जो मास है वो एक्सट्रीमली लार्ज या एक्सट्रीमली इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे which shows mass m will become infinitely large। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर वेलोसिटी को अप्रोचेस टू सी करवा दिया जाए, यानी वेलोसिटी भी अगर स्पीड ऑफ लाइट से को अप्रोच कर जाए तो भी हमारे पास जो मास है उसकी जो मिकदार है वो एक्सट्रीमली लार्ज हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, पीस वाइज फंक्शन है, इस कॉन्टिन्यूस एट 3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूस दिया जाए k 3 के ऊपर। अगर यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी पॉइंट ना भी दिया जाता तब भी हमें पता था कि जहाँ पे इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर रही होती है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी होता है। ठीक है, तो हमें ये कॉन्टिन्यूस गिवन है। अब हम कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन के मुताबिक इसको सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, एज गिवन हमारे पास फंक्शन क्या है, वी have given f of x is equals to kx plus 1 and 2 minus kx, x is less or equals to 3 and x is greater than 3 is continuous। ये हमें continuous given है। अब continuous functions क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास वो functions जो 3 definitions को fulfill करते हैं। नंबर 1 डिफाइंड होने चाहिए उस पॉइंट के ऊपर, नंबर 2 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो यानी लिमिट एग्जिस्ट करे, और नंबर 3 कांस्टेंट वैल्यू पे भी वही आंसर हो जो दोनों लिमिट्स के ऊपर आंसर है। तो फिर हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। अब यहाँ पे हमें ये कॉन्टिन्यूस गिवन है तो हम यहाँ पे ये मान लेंगे सेकंड कंडीशन कि एज दिस इज कॉन्टिन्यूस सो लिमिट एग्जिस्ट। अब लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज मस्ट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, हमने सेकंड कंडीशन का सहारा लिया। लेफ्ट हैंड लिमिट हम वहां फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी इसकी, लिमिट x approaches to 3 from negative side f of x is equals to लिमिट x approaches to 3 from negative side means f of x कहाँ पे लेस का साइन है, यहाँ पे है, सो इसके लिए फंक्शन होगा kx plus 1। सो दिस विल बिकम
जब आप यहाँ पे 3 अप्लाई करवा देंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लॉ के मुताबिक, तो ये बन जाएगा 3k + 1, इसको आप 1 कह लें। इसी तरह राइट हैंड लिमिट क्या होगी स्टूडेंट्स हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x, और यहाँ पे ग्रेटर का साइन किस फंक्शन के लिए है, सेकंड वाले के लिए, x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा 2 - kx। जब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लॉ के मुताबिक पुट करवाएंगे, दिस विल बिकम 2 - 3k एंड दिस विल बी योर सेकंड वैल्यू। बट एज वी आर गिवन दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस इंप्लॉइज 3k + 1 इज इक्वल टू 2 - 3k। यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। k की वैल्यू हमारे पास आएगी, अगर हम k को शिफ्ट करवा लें यहाँ पर, तो 3k + 3k इज इक्वल टू 2 - 1, 6k is equals to 1 and k is equals to 1/6. So ये है स्टूडेंट्स हमारे पास k का आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ रेडियस r is given by this function. Find the surface area S of the sphere if S is the instantaneous rate of change of the volume with respect to the radius. Instantaneous rate of change क्या होता है स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव होता है। हमें ये कहा गया है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है और उसका वॉल्यूम इस फंक्शन से प्रेजेंट किया गया है। हमने उसका सरफेस एरिया S फाइंड करना है, और साथ में ये बता भी दिया गया है कि S क्या है, S इज बेसिकली द डेरिवेटिव ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू R, यानी V के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू R इज बेसिकली द सरफेस एरिया। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मींस डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू R। तो हमने यहाँ पे dV/dr फाइंड करना है सिंपल वर्ड्स में। ये 2 से 3 लाइन का क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इसको। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें गिवन है द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, द volume V of sphere V is given by 4π/3 into r cube, where r is the radius। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, we have to find surface area, जिसका नाम हमारे पास क्या है, S है, और S का फॉर्मूला क्या दिया गया है यहाँ पे, dV/dr। सो इन अदर वर्ड्स हमें V का डेरिवेटिव फाइंड करना है, टेकिंग बोथ साइड्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, दिस विल बिकम d/dr ऑफ 4π/3 r क्यूब। तो डेरिवेटिव का रूल क्या है स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव का रूल ये है कि जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर आ जाती है, और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाता है सिर्फ किस पे, वेरिएबल के ऊपर। सो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 4π/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3r² बाय पावर रूल, दिस विल बिकम 3r²। 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 4πr²। सो एरिया S इज इक्वल्स टू 4πr², एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द हाइट S above the ground of a projectile time t is given by this function, where g, v0 and s0 are the constants. Find the instant rate of change of S with respect to time at t is equals to 4। हमें दूसरे लफ्जों में ये कहा गया है स्टूडेंट्स के एक पार्टिकल है या एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट फंक्शन जो है वो हमें ये दिया गया है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ S, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ S विद रिस्पेक्ट टू टाइम मींस ds/dt, और हमने उसका फाइनल आंसर फाइंड करना है t इज इक्वल टू 4 में। चलिए स्टार्ट करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें S दिया गया है, height of projectile is given by S is equals to 1/2 half of gt square plus v0 of t plus s0, where v0, g and s0 are treated as constants, हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है ds/dt। सो डेरिवेटिव ले लेंगे दोनों तरफ, 1/2 gt square plus v0 t प्लस s0। डेरिवेटिव की लीनियर प्रॉपर्टी के मुताबिक डेरिवेटिव ने जो है वो हर वेरिएबल के साथ अटैच हो जाना है, तीनों वैल्यूज के साथ। तो यहाँ पे 1/2 g जो है वो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव अटैच हो जाएगा t स्क्वायर के साथ। इसी तरह v0 इज अ कांस्टेंट, d/dt ऑफ t हो जाएगा, और d/dt ऑफ s0 हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ds by dt विल इक्वल्स टू 1/2 g, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2t प्लस v नॉट, और साथ पे t का डेरिवेटिव क्योंकि हमारे पास क्या है 1 है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। सो यहाँ पे 2 और 2 भी कैंसिल होने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर बच रहा है वो है g ऑफ t प्लस v नॉट। दिस इज ds by dt, बट वी हैव टू फाइंड ds by dt एट t is equals to 4। सो हम क्या करेंगे, जहां जहां t है वहां पे 4 पुट कर देंगे। दिस विल बिकम 4g प्लस v नॉट। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझ आया होगा स्टूडेंट्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज मेजर्ड टू बी 10 सेंटीमीटर विद द पॉसिबल एरर ऑफ प्लस माइनस 0.3। यूज डिफरेंशियल्स टू फाइंड द अप्रोक्सीमेशन ऑफ मैक्सिमम एरर। ये हमें फाइंड करना है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट रिलेटिव एरर एंड द अप्रोक्सीमेट एरर। ये तीन चीजें स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक स्क्वायर बॉक्स है और उसकी हर साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, लेकिन हर साइड की लेंथ के अंदर जो एरर आ सकता है वो या तो 0.3 ज्यादा हो सकती है वो साइड, या 0.3 कम हो सकती है। सो दिस इज बेसिकली 0.3 इज द चेंज इन x और dx। ठीक है, ये हमें dx की वैल्यू दी गई है, यानी x के अंदर जो चेंज आ सकता है, या वो प्लस में हो सकता है या वो माइनस में हो सकता है। तो हमने डिफरेंशियल का इस्तेमाल करते हुए एरिया फाइंड करना है, और उसके बाद रिलेटिव एरर फाइंड करना है, और अप्रोक्सीमेट एरर फाइंड करना है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि एरिया का हमारे पास फार्मूला क्या होता है। स्क्वायर बेस के लिए एरिया का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, क्योंकि उसकी सारी साइड सेम होती हैं, तो किसी भी साइड का स्क्वायर आप ले लें तो वो उसका एरिया हो जाता है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे गिवन डाटा के मुताबिक हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर। पॉसिबल एरर यानी एक्स में कितना चेंज आ सकता है, dx इज बेसिकली प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, और एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एरिया ए इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हमने फाइंड क्या क्या करना है, हमने नंबर 1 पे फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम एरर, अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम एरर। फिर उसके बाद हमने फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट रिलेटिव एरर, और देन हमने थर्ड नंबर पे फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट एरर। अच्छा, इसके आंसर में बेसिकली परसेंटेज में आंसर है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एरर। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव एरर से जो एरर निकलता है उसको परसेंटेज एरर बोलते हैं। तो हम सबसे पहले एरिया ए लिखते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम इसका डिफरेंशियल लें सो डी ए विल बिकम 2x dx, डेरिवेटिव नहीं डिफरेंशियल ले रहे हैं। ठीक है, और डी ए हमारे पास क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 10 एंड dx इज प्लस माइनस 0.3। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे तो ये बनेगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.3, दिस विल बिकम 6। तो यहाँ पे प्लस माइनस की वजह से इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 6। जैसा कि हमने dx को पॉसिबल एरर का नाम दिया था, नाउ दिस इज दी अप्रोक्सीमेट एरर इन एरिया। तो ये आपकी पहली चीज का आंसर है। अच्छा, अब सेकेंडली हमसे पूछा गया है अप्रोक्सीमेट रिलेटिव एरर। तो अप्रोक्सीमेट रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू डी ए ओवर ए, यानी कि एरर इन एरिया डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया। सो रिलेटिव एरर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 6 ओवर एरिया। एक्चुअली हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर। सो रिलेटिव एरर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 6 ओवर 100 विच इज प्लस माइनस 0.06। ये आपके पास दूसरा आंसर है स्टूडेंट्स। थर्ड में हमसे कहा गया था अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एरर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एरर, तो ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं चलें इसको हम नाम दे देते हैं एरर का। ठीक है, और साथ परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। परसेंटेज एरर हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इज रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज एरर हमारे पास आ गया, रिलेटिव एरर कितना है प्लस माइनस 0.06 या
प्लस माइनस 0.06 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6%. दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6%. दिस इज अवर लास्ट आंसर. ठीक है जी, ये था पहला, दूसरा और तीसरा आंसर. अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 पे सॉरी जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास. अ वुमन जॉगिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पॉइंट ए heading north. 10 minutes later, a man jogging at a constant rate of 9 km per hour crosses the same point heading east. How fast is the difference between the joggers hanging 20 minutes after the man crosses A? अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली इंडियन ऑथर्स की बुक से लिया गया क्वेश्चन है, और इसकी डायग्राम भी हमें बनी हुई दी गई है, लेकिन ऐसी नहीं है जिस तरह यहाँ पे दी गई है. तो क्वेश्चन का खुलासा ये है कि एक खातून जॉगर हैं जो कि 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से पॉइंट ए को क्रॉस करते हुए नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और उनके वॉक करने के या ए को क्रॉस करने के 10 मिनट के बाद एक मर्द जॉगर है जो कि 9 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड के साथ ईस्ट की तरफ क्रॉस करता है पॉइंट ए को. अब ये बताएं कि दोनों की जॉगिंग करने के 20 मिनट के बाद उनमें कितना डिफरेंस होगा. तो चलें स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. डायग्राम पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं जी स्टूडेंट. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले डायरेक्शंस का पता होना चाहिए कि हमारे पास डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं. ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास बेसिकली 4 डायरेक्शंस होती हैं: नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड यहाँ पे मैं नॉर्थ लिख रहा हूँ. नॉर्थ के सामने ही ऑपोजिट साउथ होगा, राइट पे आपके ईस्ट हुआ करता है, और लेफ्ट पे आपके पास वेस्ट होता है. ठीक है. अच्छा, अब लेट्स से हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो पॉइंट है ये पॉइंट ए है जहां से दोनों ने क्रॉस करना है. ठीक है. अब खातून जॉगर जो हैं वो 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से नॉर्थ की तरफ मूव कर रही हैं. ठीक है. और पॉइंट ए को क्रॉस करती हैं. तो क्योंकि जो मर्द जॉगर है वो 10 मिनट के बाद क्रॉस करेंगे उस पॉइंट को, तो इसका मतलब ए ने जो स्टार्ट है वो 10 मिनट पहले लिया हुआ है. ठीक है. सॉरी, जो फीमेल जॉगर हैं उन्होंने भागने की जो स्टार्ट है अपना जॉगिंग का वो 10 मिनट पहले स्टार्ट किया हुआ है मर्द की निस्बत. तो यहां से हम लेट से मान लेते हैं कि इस पॉइंट से जो खातून जॉगर हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं, नॉर्थ की तरफ, और उनकी स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर फी घंटा. ठीक है. और ए को क्रॉस करती हैं. ओके. अब यहां से जहां से उन्होंने स्टार्ट किया है, क्योंकि ए ने भी यहीं से क्रॉस करना है और 10 मिनट के बाद करना है, इसका मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो टाइम है वो बेसिकली उनका कितना है? 10 मिनट्स है. और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने का जो उनका टाइम है वो 20 मिनट्स है, क्योंकि हमने दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है आफ्टर 20 मिनट्स. अच्छा, जो मर्द जॉगर है वो 10 मिनट गुजर जाने के बाद ए को क्रॉस करता है, यानी कि यहां से लेकर अगर वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी 20 मिनट गुजरेंगे. अब दोनों में मकसद क्या है बताने का? मकसद ये है कि खातून जो हैं वो 10 मिनट पहले स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है, वॉक करना, और मर्द जो हैं वो उनके 10 मिनट के बाद स्टार्ट हुए हैं. यानी खातून को टोटल 30 मिनट गुजर गए हैं और मर्द को टोटल 20 मिनट गुजरे हैं. किसको? पॉइंट ए को क्रॉस करने के बाद. ठीक है. तो ए की क्रॉसिंग बेसिकली हमारे लिए एक पॉइंट है और सेंटर पॉइंट है. अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वुमेन, ठीक है, हेडिंग नॉर्थ. क्योंकि y एक्सिस पे आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, तो हेडिंग नॉर्थ है हमारे पास, और y हमने इस डिस्टेंस को कह दिया है. सो हम y वुमेन लिख रहे हैं, इसको YW. ठीक है. अब डिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है स्टूडेंट्स वो कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो किलोमीटर पर आवर, ठीक है, डिस्टेंस के अंदर चेंज है टाइम के हिसाब से. सो ये हमारे पास dy/dt की वैल्यू है, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर. ये वेलोसिटी है बेसिकली. ठीक है. वेलोसिटी है. वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? हमारे पास वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो जो 10 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, दिस इज बेसिकली चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यहाँ पे टी लिखते हैं. ठीक है. तो दिस इज बेसिकली वेलोसिटी, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया है? dy/dt. अच्छा, अब यहाँ पे हमें दो चीजें चाहिए, हमें निकालना है. अच्छा, इसको हम वेलोसिटी रहने देते हैं, तो मैं यहाँ पर VW लिखना चाह रहा था, मैंने YW लिख दिया. ये VW है. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट. अब स्टूडेंट्स टाइम निकालते हैं, टाइम फॉर मूवमेंट, टाइम T.
फॉर वुमेन। ठीक है, हमें ये पता है कि ए की क्रॉसिंग के लिए मर्द को गुजरे हुए 20 मिनट हुए हैं और खातून को गुजरे हुए यहाँ से 30 मिनट हो गए, क्योंकि खातून ने 10 मिनट पहले स्टार्ट लिया था। तो टोटल टाइम उनको जो गुजरा है वो हम यूं लिखते हैं 10 मिनट्स। 10 मिनट्स उनके अर्लियर शामिल हैं, ठीक है, और 20 मिनट्स उनके क्रॉसिंग के आफ्टर क्रॉसिंग ए शामिल है, आफ्टर ए। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए स्टूडेंट्स उनके पास खातून के लिए? 30 मिनट्स हो गए। 30 मिनट्स का मतलब कितना होता है? 1/2 आवर, ठीक है, और 0.5 आवर। सबको पता है कि 30 मिनट जो है वो आधे घंटे के बराबर होते हैं, तो इसलिए हमने इसको 0.5 आवर या 1/2 आवर लिख लिया। अब हमारे पास स्टूडेंट्स खातून के लिए वेलोसिटी भी है, खातून के लिए टाइम भी है, तो हम खातून का तय करदा डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? S इज इक्वल टू VT। सो S को यहाँ पे हमने क्या नाम दिया हुआ है? खातून के डिस्टेंस को हमने Y का नाम दिया हुआ है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन नॉर्थ यानी Y की तरफ है। और V हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स? 10 है, और टाइम हमारे पास कितना है? 0.5 है। तो इट मींस खातून ने आधे घंटे के अंदर जो डिस्टेंस तय किया वो है 5 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि खातून का तय करदा डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर। यहां लिख देंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय वुमेन। तो ये तो सिनेरियो हल हो गया। इसका मतलब बच्चों ये जो आपके पास पॉइंट है ये है 0,5, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ 0 है और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 5 आ गई। सेम यही काम हम मेल के लिए करेंगे। तो यहाँ पे हमें पहले क्या लिखना होगा? वेलोसिटी ऑफ, चलिए उसको मैं ब्लू से करता हूं ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाए समझने में। अब सारा सिनेरियो मेल के लिए। वेलोसिटी ऑफ मैन Vm हमारे पास बेसिकली dx/dt था, क्योंकि मेल की जो डायरेक्शन है वो x डायरेक्शन है और ईस्ट डायरेक्शन है। dx/dt हमारे पास है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब टाइम t फॉर मैन कैसे निकालेंगे? मैन को गुजरे हुए कितने वक्त हो चुका है स्टूडेंट्स? ए के क्रॉस किए हुए उनको 20 मिनट गुजरे हैं, तो 20 मिनट्स होंगे। ठीक है, 20 मिनट्स का मतलब है 20/60। अगर हम आवर्स में निकालना चाहें तो 2/6 आवर्स मींस हमारे पास ये कितना बनेगा? 0.3 आर। कैलकुलेटर से अगर निकाल लें सो दिस इज 0.3 आर। अब हमें जो चाहिए स्टूडेंट्स वो डिस्टेंस चाहिए मेल का। तो स्टूडेंट्स मेल के डिस्टेंस को हम क्या कह देंगे? x कह देंगे। ठीक है, और यानी कि xm हमने निकालना है, और वो हमारे पास होगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी मेल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। मेल वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी? 9 किलोमीटर पर आवर थी, और टाइम हमारे पास कितना था? 0.3 आवर था। ठीक है, सो ये हमारे पास बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 0.3। दिस विल बिकम, तो अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इसको 9 रहने दें और इस 2/6 को हम 1/3 पुट कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 किलोमीटर्स। यानी कि मेल ने जो हमारे पास डिस्टेंस तय किया है वो 3 किलोमीटर्स तय किया है। इट मींस के बच्चों यहाँ पे आपके पास जो x के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने आ जाएंगे? 3,0। अब बच्चों अगर आप इस डायग्राम को देखें गौर से, तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है मेल और फीमेल के दरमियान इन पॉइंट्स पे। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करता हूं तो ये हमारे पास कौन सी एक ट्रायंगुलर शेप बन जाती है? ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगुलर शेप बन जाती है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास कौन सा थ्योरम होल्ड होता है? पाइथागोरस थ्योरम होल्ड होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसी डायग्राम में थोड़ी सी आपके सामने न्यू कर लेता हूं। ठीक है, ये नहीं, अब ये और ये पॉइंट्स हमारे पास हैं, हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको हम z का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। तो पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स क्या कहता है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं 3 बार डाल रहा हूँ क्योंकि ये 0.33 कंटिन्यूअसली चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट्स के डिस्टेंस बिटवीन बोथ जॉगर्स आफ्टर क्रॉसिंग ए पॉइंट को क्रॉस करने के बाद जो दोनों के दरमियान डिस्टेंस है उसको हमने क्या कह दिया है? z कह दिया है। और z हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे x² + y², बिकॉज डायग्राम हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। z² इज इक्वल टू x² + y²। अच्छा, हमने डिस्टेंस नहीं फाइंड करना, डिस्टेंस का चेंज फाइंड करना है।
ठीक है, तो डिस्टेंस का चेंज मतलब वी हैव टू फाइंड चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है, मींस डी जेड बाई डी टी, ये हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स पहले हम z फाइंड कर लेते हैं। z की वैल्यू क्या होगी, z स्क्वायर इज इक्वल टू, डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगुलर शेप है तो फिर हम पाइथागोरस भी लगा सकते हैं। सो दिस विल बिकम 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 प्लस 25 और z स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर द रूट ऑफ 34 आएगा और z का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर द रूट ऑफ 34। तो z आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। ये हमने पाइथागोरस इसलिए लगाया क्योंकि शेप हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगुलर है, अगर ना होती तो फिर हम डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस फाइंड करते हैं, अभी भी कर सकते हैं लेकिन इस तरह जरा ज्यादा इजी है। चलें इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू t, t की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें तो dz बाई dt इज इक्वल टू 2z dz बाई dt, 2x dx बाई dt और 2y dy बाई dt। अब स्टूडेंट्स यहां से आप देख रहे हैं कि कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास, क्या चीज है जो कॉमन आ रही है, 2 कॉमन ले लें, z dz बाई dt, राइट से 2 कॉमन लिया तो x dx बाई dt प्लस y dy बाई dt, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ हम एक लाइन लगा के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास z dz बाई dt इज इक्वल टू x dx बाई dt प्लस y dy बाई dt। स्टूडेंट्स z की जगह हमने लिखना है स्क्वायर द रूट ऑफ 34, dz बाई dt तो फाइंड करना है, x की जगह हमारे पास क्या वैल्यू थी, x की वैल्यू हमने निकाली है 3, ठीक है, और dx बाई dt था हमारे पास 9 और y हमने निकाला है 5 और dy बाई dt हमारे पास था 10। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 27 प्लस 50 डिवाइडेड बाई स्क्वायर द रूट ऑफ 34 और यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा dz बाई dt, हमने रूट 34 को डिवाइड करवा दिया, dz बाई dt यानी चेंज इन द डिस्टेंस बिटवीन टू जोगर्स आफ्टर दैट क्रॉसिंग द पॉइंट a, ये बन जाएगा हमारे पास 77 ओवर स्क्वायर द रूट ऑफ 34 और ये बनेगा 77 बाई रूट 34, दिस विल बिकम 13.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो dz बाई dt इज अप्रोक्सीमेटली 13.2 किलोमीटर पर आवर। ये है स्टूडेंट्स आपके पास फाइनल आंसर, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, अ प्लेट इन अ शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल is expanding with time. A side increases at a constant rate of 2 centimeter per hour. At what rate is the area increasing when the side is 8 centimeter? एक इक्विलेटरल ट्राइंगुलर शेप है, ट्राइंगल की हमारे पास 4 एग्जाम होती हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलाइन ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है स्टूडेंट्स जिसमें तीनों साइड्स आपके पास इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल टाइप प्लेट दी गई है और उसकी हर साइड की जो मेजरमेंट है वो 8 सेंटीमीटर है और हर साइड की मेजरमेंट में जो चेंज आ रहा है, आया वो इंक्रीजिंग चेंज है, तो वो आपके पास 2 सेंटीमीटर है। तो आपने फाइंड करना है कि एरिया के अंदर कितना चेंज आएगा। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज अवर इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, जिसकी हर साइड की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, गिवन है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि लेट triangle ABC be the equilateral triangle with side x is equals to 8 centimeter. Now change in या increasing change लिख देते हैं, increasing change in side, each side is dx which is 2 सेंटीमीटर पर आवर। ओके, अब स्टूडेंट्स हमने एरिया में चेंज फाइंड करना है, हम यहाँ लिखेंगे चेंज इन एरिया विच इज DA और ये हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक फार्मूला लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये स्टूडेंट्स हमारे पास होता है
स्क्वायर द रूट ऑफ 3/4 s², ठीक है, स्क्वायर द रूट ऑफ 3/4 s², दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू s, सॉरी ओवर है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू t हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। चेंज इन एरिया यहाँ पे लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमने टाइम के हिसाब से फाइंड करना है, तो dA/dt हमने फाइंड करना है बेसिकली। चलें डिफरेंशिएट यहाँ लिखते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें तो देखते हैं ये क्या बनता है। यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स dA/dt, ये स्क्वायर द रूट ऑफ 3/4 तो कांस्टेंट है, s के ऊपर पहले लगेगा पावर रूल विच बिकम्स 2s, और s का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव होता है ds/dt, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास dA, और ये जो हमें दिया गया है ना, दिस इज बेसिकली, हमने क्योंकि साइड को x का हुआ है, हम इसको साइड को s कह देते हैं, स्मॉल s, ठीक है, और ये ds है, ds/dt, यानी कि टाइम के हिसाब से जो चेंज आ रहा है। सो स्क्वायर द रूट ऑफ 3/4, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2s है, 2 इंटू एस की जगह हम 8 लिख देंगे क्योंकि मेजरमेंट 8 थी, और ds/dt हमारे पास 2 था। अब देखें ये कितना बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा dA/dt, यानी चेंज इन एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगुलर प्लेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 2 2s are 4, ये 4 और ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, हमारे पास क्या आ जाएगा 8 स्क्वायर द रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर आवर, ठीक है, फी घंटे के हिसाब से 8 स्क्वायर द रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है एरिया। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। चलते हैं क्वेश्चन 8 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ रेक्टेंगल एक्सपेंड्स विद टाइम, एक रेक्टेंगल है जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ रही है, एक्सपेंड कर रही है। द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 1 इंच पर आवर, 1 इंच पर आवर के हिसाब से रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, एंड लेंथ इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 1/4 मिनट पर आवर, और जो साइड्स हैं वो 1/4 पर मिनट के हिसाब से इंक्रीज कर रही हैं। हाउ फास्ट द विड्थ इंक्रीजिंग व्हेन द विड्थ इज 6 एंड द लेंथ इज 8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें यहाँ पर जो चेंजेस दी गई हैं वो लेंथ की इंक्रीज दी गई है और डायगोनल की इंक्रीज दी गई है, हमने विड्थ की इंक्रीज फाइंड करनी है। तो चलें स्टार्ट। जी स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। सी दिस इज अवर रेक्टेंगल, ठीक है, ओके। अगर ये रेक्टेंगल है तो स्टूडेंट्स ये फिर लेंथ होगी, और ये दोनों चीज़ें क्या हैं, विड्थ हैं, और ये चीज़ कॉर्नर मिलाने से हमारे पास डायगोनल बनता है, इसको हम डायगोनल डी का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास डाटा क्या है, हमें जो इंक्रीज दी गई है, चेंज दी गई है, बेसिकली वो डायगोनल की चेंज, हम यहाँ लिखेंगे चेंज इन डायगोनल, चेंज इन डायगोनल, दैट इज डी ऑफ d/dt, वक्त के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो चेंज इन डायगोनल जो हमें दी गई है स्टूडेंट्स वो 1 इंच पर आवर यानी कि 1 दी गई है, ओके। अब हमें लेंथ की जो चेंज दी गई है वो क्या है, चेंज इन लेंथ, दैट इज dL/dt विच इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, हाफ इंच पर मिनट के हिसाब से, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास सॉरी 1/4, यहाँ पे स्टूडेंट्स 1/4 आता है, ठीक है, 1/4 इंच पर मिनट के हिसाब से। और अब जो स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है वो है चेंज इन विड्थ विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि dW/dt हमने फाइंड करनी है। इसके अलावा हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास लेंथ की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स 8 और विड्थ की वैल्यू हमारे पास है 6, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास d की वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आप गौर करें तो d इज़ अ डायगोनल, और डायगोनल जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म बना देता है लेंथ और विड्थ के साथ। तो हम यहाँ लिखते हैं हमारे पास जो d² है विच इज़ इक्वल्स टू L² + W², ये रिलेशनशिप तो होल्ड करता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से स्टूडेंट्स पहले हम d निकाल लेते हैं। d² इज इक्वल्स टू लेंथ स्क्वेयर मीन्स 8² एंड विड्थ स्क्वेयर मीन्स 6²। d² इज इक्वल्स टू 64 + 36 दैट इज इक्वल्स टू 100, और जब हम इसका रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा +-10, लेकिन हमने इसमें से +10 रखना है क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हम यहाँ लिखेंगे इग्नोरिंग -10। सो यहाँ से हमारे पास जो d की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो आ जाएगी
10। इसको हमने सेव कर लेना है। अब ज़रा इक्वेशन 1 पे दोबारा चलते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें। सो डी स्क्वेयर ये बन जाएगा 2 टाइम्स d, और d का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज d बाई डी टी। इसी तरह 2 टाइम्स लेंथ dl बाई डी टी। इसी तरह 2 टाइम्स ऑफ w dw बाई डी टी। यहाँ से अगर आप देखें तो 2 कॉमन आ रहा है राइट साइड से, हम 2 कॉमन ले लेते हैं और लेफ्ट के 2 से हम इसको कैंसिल आउट करवा देंगे। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा l dl बाई डी टी, यहाँ आ जाएगा w dw बाई डी टी, और ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ रह जाएगा d इंटू डी ऑफ d बाई डी टी, यहाँ रह जाएगा l dl बाई डी टी, और यहाँ रह जाएगा w dw बाई डी टी। चलें स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करते हैं। व्हाट इज d? d इज 10 हेयर, d ऑफ d बाई डी टी इज 1। इसी तरह लेंथ की वैल्यू है 8 और dl बाई डी टी था 1/4, और w की वैल्यू है 6 और dw बाई डी टी हमने फाइंड करना है। यहाँ पे 10 आ जाएगा स्टूडेंट्स, दिस विल बी कैंसिल आउट, ये +2 है यहाँ लाएंगे माइनस हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 6 dw बाई डी टी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 6 dw बाई डी टी, और अगले स्टेप में आपने इस 6 से डिवाइड करवा देना है 8 को, यहाँ आ जाएगा और ये आ जाएगा dw बाई डी टी। अब अगर आप इसको कैंसिल करें तो 2 के टेबल से कैंसिल करें, ये बनता है आपके पास 4/3। सो विड्थ के अंदर जो चेंज आ रही है वो है 4/3 इंच पर आवर के हिसाब से। सो ये था स्टूडेंट्स आपके पास सॉल्यूशन, हमने विड्थ के अंदर चेंज फाइंड कर लिया विद रिस्पेक्ट टू टी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द साइड ऑफ अ क्यूब। अब यहाँ पे शेप चेंज हो गई है, क्यूब का जिक्र आ गया। क्यूब इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर आवर, एट व्हाट रेट डज द डायगोनल ऑफ द क्यूब इंक्रीजेस। अब बताएं कि क्यूब के डायगोनल जो हैं वो किस हिसाब से इंक्रीज कर रहे हैं। तो चलें पहले डायग्राम बनाते हैं देन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन 9 में हम सबसे पहले एक क्यूब बनाते हैं, और क्यूब हमारे पास एक 3 डायमेंशनल शेप होती है, ठीक है, जिसकी हर साइड जो है वो एक स्क्वायर होती है। कोशिश करते हैं बनाने की। ये हमारे पास एक क्यूब बन गई है। अब स्टूडेंट्स इसकी साइड्स हैं हमारे पास, ठीक है, ओके। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स वो डायगोनल की है, ठीक है, डायगोनल। हम यहाँ पे लिखते हैं लेट S बी द साइड ऑफ क्यूब, ठीक है। हमने जो चेंज फाइंड करनी है स्टूडेंट्स वो, अब यहाँ पे हमारे पास जो साइड्स की इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, इसके हिसाब से एक रिलेशनशिप बनता है। साइड्स के अंदर जो चेंज आ रहा है ना, ठीक है, क्वेश्चन में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है द साइड्स ऑफ द क्यूब इंक्रीज एट अ रेट ऑफ चेंज। अब चेंज इन साइड्स जो है, चेंज इन साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त के साथ साथ साइड में जो चेंज है दैट इज ds बाई डी टी, और वो आपको दिया हुआ है 5, और आपने फाइंड करना है डायगोनल में चेंज dd बाई डी टी आपने फाइंड करना है, विच इज बेसिकली चेंज इन डायगोनल, चेंज इन डायगोनल। अब इशू ये है कि इंफॉर्मेशन हमारे पास साइड की है और चेंज हमसे डायगोनल का मांगा जा रहा है, ठीक है। तो डायगोनल के लिए हम एक रिलेशनशिप लिखते हैं, वो रिलेशनशिप क्या है, इसका नाम है रिलेशन बिटवीन डायगोनल एंड साइड ऑफ क्यूब। इसका प्रूफ भी है स्टूडेंट्स, प्रूफ को की आपको ज़रूरत नहीं है, आप फिलहाल इस रिलेशन को लिख लें। रिलेशन आपके पास क्या होता है, किसी भी डायगोनल क्यूब के डायगोनल और साइड्स ऑफ क्यूब के दरमियान वो होता है d इज इक्वल्स टू स्क्वायर द रूट ऑफ 3 टाइम्स s। दिस इज द रिलेशन बिटवीन, जैसे कि एरिया का फार्मूला होता है ना लेंथ इनटू विड्थ, इसी तरह डायगोनल और साइड्स के दरमियान भी एक रिलेशनशिप है, एक फार्मूलेशन है दैट इज d इज इक्वल्स टू स्क्वायर द रूट ऑफ 3s। अब स्टूडेंट्स हमने इसको डिफरेंशिएट करके dd बाई डी टी फाइंड करना है। यहाँ लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करें, क्या बनेगा ये हमारे पास, ये आ जाएगा dd बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर द रूट ऑफ 3, और यहाँ आ जाएगा ds बाई डी टी। dd बाई डी टी तो हमने फाइंड करना है, स्क्वायर द रूट ऑफ 3 एज इट इज, ds बाई डी टी हमें कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। सो चेंज इन डायगोनल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 5 स्क्वायर द रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर आवर। ये चेंज है स्टूडेंट्स, आसान सा सवाल था,
बस आपको रिलेशनशिप याद होना चाहिए कि डायगनल्स की साइड्स और डायगनल के क्यूब की साइड्स और डायगनल के दरमियान क्या रिलेशन होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं 10 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ ग्राफ ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 so that dx by dt is 4x plus 4. What is dx by dt when x is equals to 8? बहुत आसान और सादा सा सवाल है। आपको dx by dt की वैल्यू भी दी गई है और आपसे dx by dt 8 के ऊपर पूछ रहा है, यानी dx by dt के क्वेश्चन में आपने x की जगह 8 पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक काम तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी स्टूडेंट जुबानी बता सकता है कि dx by dt x is equals to 8 पर क्या बनेगा। 8 4s are 32, 32 plus 4 36, 36 इज योर फाइनल आंसर और बुक में भी यही है। लेकिन अब यहाँ पर जो ट्विस्ट है वो ये है कि मैं आपको यहाँ पर dy by dt भी फाइंड करना सिखाऊंगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें जो इक्वेशन दी गई है वो है y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, इसको मैं स्टेरिक कह देता हूँ और हमें dx by dt की जो वैल्यू दी गई है वो है 4x प्लस 4 और हमने फाइंड करना है dx by dt एट x इज इक्वल टू 4 पे। तो क्या करेंगे, x की जगह 8 पे x की जगह 8 पुट कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज 36। बुक आंसर तो यहाँ पे एंड हो गया। अब एडिशनल वर्क है। ठीक है, एडिशनल क्या है कि हम dy by dt फाइंड करते हैं। ठीक हो गया, चलें dy by dt के लिए स्टूडेंट्स इसको डिफरेंशिएट करना होगा। ये हो जाएगा 2y dy by dt और यहाँ आ जाएगा 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है ना। यहाँ आ जाएगा dx by dt, क्योंकि हम t की रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, सॉरी मैं समझा कि हम x की रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। ओके, और 1 का हो गया 0। अब यहाँ जो प्रॉब्लम है dy by dt के लिए वो है y की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी y स्क्वायर से। हम यहाँ x की वैल्यू 8 पुट करते हैं और y निकाल लेते हैं, क्योंकि x हमें 8 दिया गया है। पुट x इज इक्वल टू 8 इन स्टेरिक। स्टेरिक के अंदर आपने x की जगह 8 पुट करना है, तो y स्क्वायर क्या बन जाएगा 9, y क्या बन जाएगा प्लस माइनस 3। ये y आपने उठाकर यहाँ पुट कर देना है, 2 इंटू प्लस माइनस 3 dy by dt इज इक्वल टू dx by dt। सो यहाँ से ये बन जाएगा प्लस माइनस 6 dy by dt और हमें dx by dt कितना दिया गया है 4x प्लस 4, ये तो क्वेश्चन में दिया गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से हम dy by dt को इधर ही रखेंगे और 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस 6 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने dy by dt अगर निकालना हो एट 8, ये एडिशनल वर्क है स्टूडेंट्स। ठीक है, बुक का जो आंसर है क्वेश्चन वो यहाँ पे एंड हो गया, ये वैसे ही मैं आपको करवा रहा हूँ। x इज इक्वल टू 8 पे निकालते हैं तो ये क्या बन जाएगा 4 इंटू 8 प्लस 4 ओवर प्लस माइनस 6। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा 36 ओवर 6 यानी कि प्लस माइनस 6। सो dy by dt का आंसर है प्लस माइनस 6, दैट इज द एडिशनल वर्क। और यहाँ तक आपका क्वेश्चन एंड हुआ। चलते हैं क्वेश्चन 11 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, एट 8 PM AM शिप 1 इज 20 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ of S2. Ship S1 sails south at a rate of 9 km per hour and S2 sails west at the rate of 12 km per hour at 9:20 AM. At what rate is the distance between the two ships changing? आसान सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि दो शिप्स हैं हमारे पास। मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ फिर आपको क्लियर होगा। हम इसकी पहले डायरेक्शन भी बना लेते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन है, ये हमारे पास साउथ डायरेक्शन है। दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि 8 बजे, ठीक है, एट 8 PM, फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट इज एट 8 PM, जो एरो है 8 AM पे, सॉरी PM कह रहा हूँ, 8 AM पे यानी सुबह के 8 बजे जो शिप है वो मूव करना शुरू करता है नॉर्थ की तरफ, ठीक है, सॉरी साउथ की तरफ, शिप 2 की तरफ। ओके, लेट्स से दिस इज शिप 2 पोजीशन एट ओरिजिन, दिस इज शिप 2 पोजीशन एंड दिस इज शिप 1 पोजीशन एट दिस पॉइंट 8 AM। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 8 AM, 8 बजे, और वो चलना शुरू करता है यहाँ 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साउथ की डायरेक्शन में, और बिलफर्ज 9:20 पे वो यहाँ पहुँच जाता है 9:20। ठीक है, अच्छा, अब 9:20 पे ये भी खड़ा है और ये भी 9:20 से स्टार्ट होगा। 8 से लेकर 9:20 तक, यानी 1 घंटे और 20 मिनट में उसने ये डिस्टेंस कवर किया है और उसकी डायरेक्शन क्या थी, साउथ की तरफ थी। ओके,
अब स्टूडेंट्स शिप 1 और शिप 2, ठीक है, ये दोनों अपना सफ़र दोबारा स्टार्ट करते हैं 9:20 पे। ये इधर से इधर मूव करेगा और इसने यहाँ मूव करना है, ठीक है, ओके। तो ये जो पॉइंट हैं, फॉर एग्जांपल शिप 2 सेल करके यहाँ पर पहुँच गया 9:20 पे, ये इसकी नई पोजीशन है, ये दोनों इनकी न्यू पोजीशंस हैं, ठीक है, 9:20 पे जो भी ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं। अब बेटा हमें सबसे पहले ये पता है कि इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन शिप 1 एंड शिप 2 कितना था, 20 किलोमीटर था, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं इनिशियली एट 8 AM distance between S1 and S2 is 20 किलोमीटर। ये तो बुक में दिया गया है, लेकिन 8 बजे से जब वो चला और 9:20 तक यहाँ पहुँचा तो उसने वो डिस्टेंस कितना कवर किया, हमने वो फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले टाइम फाइंड करते हैं। टाइम कितना लगा होगा शिप 1 को, 9:20 माइनस 8 आवर, दिस विल बी 1 आवर 20 मिनट्स, ठीक है। और 1 घंटा और 20 मिनट में कितने आवर्स अगर हम बनाएं तो बनते हैं, तो टाइम टी जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आ जाएगा 1 आवर प्लस 20/60, ठीक है। आवर, हम सारे टाइम को आवर में चेंज कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1/3 यानी कि 4/3 आवर, ये टोटल टाइम लगा उसको। और उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, वेलोसिटी, वो थी 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा था, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस हम फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय शिप 1 फ्रॉम 8 AM टू 9:20 AM, यहाँ तक का डिस्टेंस हम पहले कवर करेंगे, सॉरी फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, S इज इक्वल टू VT। तो वेलोसिटी कितनी थी 9 और टाइम कितना लगा है 4/3 आवर्स, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 3 9, तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स जो उसने डिस्टेंस कवर किया है 8 बजे से लेकर 9:20 तक, जहाँ से दोनों शिप्स ने इकट्ठा मूव करना शुरू करना है, वहाँ तक वो 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका है। तो अब जो डिस्टेंस है वो कितना है, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 एट 9:20 AM। अब 9:20 पर दोनों शिप्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, तो वो हमें ये पता है कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस था वो कितना है, ये देखें टोटल तो हमारे पास 20 था, ये सारा, ये 2 डबल एरो के साथ लिख देता हूँ, टोटल हमारे पास कितना था 20। इनिशियली कितना कवर कर लिया उसने 12, तो फिर ये रिमेनिंग कितना रह गया ये वाला, तो वो होगा स्टूडेंट्स हमारे पास न्यू डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 माइनस 12, जितना वो कवर कर चुका है। सो न्यू डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, हमने बेसिकली 9:20 वाली पोजीशन फाइंड करनी है, इस वक्त पोजीशन 20,0 है, तो अभी न्यू पोजीशन जो है वो 8 आ गई। अब 8 जो है स्टूडेंट्स वो y एक्सिस पे है, तो एक्चुअली ये जो पॉइंट है वो है 0,8, न्यू पॉइंट क्या है 0,8 है। और ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये शिप जो है वो मूव करना शुरू हुई है, ठीक है। इस पॉइंट पे आने के लिए हम इसका भी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, इसके लिए ये तो 8 हो गया, हमने लिख लिया। अब स्टूडेंट शिप 2 ने जो मूव किया है वो 9:20 पे, वो यहाँ से है, वो हम फाइंड करते हैं, वो क्या होगी, वो बनेगा हमारे पास न्यू डिस्टेंस ऑफ S2, ठीक है, एट 9:20 AM, वो बनेगा, वेलोसिटी कितनी थी उसकी 16 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से हम इसकी बुक से वेलोसिटी देख लेते हैं। शिप 2 ने स्टार्ट की है वेलोसिटी दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर, शिप 2 ने 12 किलोमीटर की वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय टाइम, उसको भी कितना लगेगा, ठीक है, वो भी 4/3 आवर होगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 16 किलोमीटर। जो नया डिस्टेंस इसका बनेगा स्टूडेंट्स वो है 16, लेकिन अब क्योंकि ये दोनों का 9:20 AM के लिए निकल आया डिस्टेंस,
अब स्टूडेंट्स जो नई पोजीशन इसकी बनी है S2 की 9-20 पे, वो क्या बनी है, वो है -16,0। रीजन क्या है, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन में x जो है वो नेगेटिव होता है, दैट्स वाई -60,0। अब यहाँ एक नोट लिख रहा हूं, नोट, नॉर्थ और ईस्ट इनकी वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शंस पॉजिटिव हैं। नॉर्थ डायरेक्शन भी पॉजिटिव है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन भी पॉजिटिव है। साउथ और वेस्ट ये दोनों डायरेक्शंस में हम नेगेटिव साइन लगाते हैं वेलोसिटी के साथ ड्यू टू डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपने ज़रा याद रखना है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारी जो न्यू पोजीशन है वो ये दोनों बन चुकी हैं और ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। अब ज़रा आप देखें तो ये O, इसको A कह लें और इसको B कह लें, OAB हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म है। तो यहाँ से जो हमारे पास बनता है सिनेरियो वो क्या है, Z² इज इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस कितना है 8 है, इसको हम 8 स्क्वायर कह लेंगे, और ये डिस्टेंस कितना है -16 है, इसको हम -16 स्क्वायर कह लेंगे। ये Z की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, फिर dz/dt फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। Z² इज इक्वल्स टू 64 प्लस 256, ये बन जाएगा हमारे पास 320, और अगर हम इसका रूट लेते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से, इसका आप रूट निकालें तो 8√5 बनेगा। Z की वैल्यू ये आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलें इसको डिफरेंशिएट करते हैं इसी इक्वेशन को और dz/dt फाइंड करते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। Z² इज इक्वल्स टू x² प्लस y², यही था हमारे पास। ये क्या आ जाएगा, 2z dz/dt, 2x dx/dt, 2y dy/dt। यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो z dz/dt रहेगा, इधर वाले 2 के साथ वो कैंसिल हो जाएगा, x dx/dt रहेगा, और यहाँ से y dy/dt रहेगा, ठीक है बच्चों। अब जरा वैल्यूज पुट करवाएं। z की वैल्यू क्या थी, 8√5, dz/dt इज इक्वल्स टू, x की जगह हमारे पास क्या था -16, और dx/dt ये जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, ये x खुद भी क्या है -16 है, और ड्यू टू वेस्ट डायरेक्शन इसकी वेलोसिटी भी हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, दैट इज -dx/dt। क्या बनेगी, -dx/dt। सो डायरेक्शन वो हमारे पास हो जाएगी इसकी -12, ये हमने डायरेक्शन के लिए लगाया। उसके बाद प्लस y की वैल्यू थी +8, अगर आप यहाँ से दोबारा देख लें तो y की जो न्यू पोजीशन थी हमारे पास वो क्या है +8 है। लेकिन स्टूडेंट्स ये साउथ की तरफ मूव कर रहा है, इसकी भी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव कंसीडर होगी, बिकॉज ये साउथ की तरफ आ रहा है। अभी हमने नोट लिखा है कि साउथ और वेस्ट की जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव साइन ड्यू टू डायरेक्शन होती है, और नॉर्थ और ईस्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव होती है। तो सिर्फ खाली इसी के साथ नेगेटिव लगा देना जरूरी नहीं है, दोनों के साथ नेगेटिव आएगा, ठीक है, ईस्ट साउथ डायरेक्शन के साथ भी और वेस्ट डायरेक्शन के साथ भी। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या लगाएंगे, -9। जरा सॉल्व करते हैं। सो ये आ जाएगा 8² dz/dt इज इक्वल टू 16 इंटू 12 कर लें, दिस विल बी 192, और ये बनेगा -72। मजीद सॉल्व करें तो ये बनेगा, यहाँ कर लेते हैं 8² dz/dt, और यहाँ आ जाएगा 192 में से 72 निकाल दें तो 120, और dz/dt इज इक्वल टू 120/8² डिवाइड कर लें आप इसको, तो dz/dt आपके पास आएगा 6.7 किलोमीटर पर आवर। ये चेंज आ रहा है स्टूडेंट्स दोनों शिप के दरमियान जब वो स्टार्ट लेते हैं 9:20 AM से। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन 12 पे। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फाइंड द टू नॉन नेगेटिव नंबर हुज सम इज 60 एंड हुज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास हमने दो ऐसे नंबर्स लेट करने हैं जिनका सम जो है वो 60 हो और उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। क्वेश्चन की थीम ये है कि हमारे पास बहुत से ऐसे नंबर्स हैं जिनका सम 60 बनता है, ठीक है, लेकिन हमें उन नंबर्स में से ऐसा पेयर चाहिए जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा आंसर देता हो। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं कि हमारे पास 29 और 31 ये क्या बनाते हैं, ये अगर हम इनको ऐड करें तो ये 60 बनाते हैं, लेकिन 29 और 31 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर आता है, 29 मल्टीप्लाई बाय 31, ये आंसर हमारे पास आता है 899। इसके अलावा 60 के और कौन से पेयर हैं आपके ख्याल से? 40 और 20 ऐड करने से 60 बनता है, तो 40 और 20 को ऐड करने से तो 60 बन रहा है,
लेकिन अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 800। तो अब ये पेयर भी 60 बना रहा है लेकिन इसका प्रोडक्ट 800 है। इससे अलावा एक पेयर है वो भी 60 बना रहा है लेकिन उसका प्रोडक्ट जो है वो 899 उससे बड़ा है। अब इससे भी बड़ा हमें एक पेयर सेलेक्ट करना है जो बनाए तो 60 ऐड करने से, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो सबसे बड़ा हो, उससे कोई बड़ा प्रोडक्ट आंसर आ नहीं सकता। तो देखते हैं कि वो कौन सा पेयर होगा हमारे पास। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लेट करेंगे, हम लेट करते हैं लेट टू नंबर्स आर, लेट टू नंबर्स आर x and x माइनस सॉरी x एंड 60 माइनस x। ये हमारे पास दो नंबर हैं जिनको ऐड करने से हमारे पास क्या आ रहा है, इनको ऐड करने से हमारे पास 60 आता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम इनका प्रोडक्ट करते हैं। नाउ प्रोडक्ट इज इक्वल टू x इंटू 60 माइनस x। प्रोडक्ट को हम p कह देते हैं, ये बन जाएगा 60x माइनस x का स्क्वायर। मैक्सिमम शो करने का क्या तरीका था स्टूडेंट्स हमारे पास कि सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए ऑन द क्रिटिकल पॉइंट। तो सबसे पहले हम dp बाई dx निकालते हैं, वो आएगा हमारे पास 60 माइनस 2x। इसको अगर मैं 0 के इक्वल रखूं तो 60 माइनस 2x इक्वल टू 0 विल गिव्स अस द वैल्यू ऑफ x एज 30। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी 30। कैसे आएगी, -2x को दूसरी तरफ ले जाएं, +2x और 2 से डिवाइड करवा दें तो ये आ जाएगा 30। अच्छा, अब हमने देखना है कि हमारा सेकंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पे मैक्सिमम है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर x की वैल्यू हो जाएगी। हम d स्क्वायर p बाई dx स्क्वायर निकालते हैं जो कि हमारे पास आएगा 0 -2 यानी कि -2। नाउ d स्क्वायर p बाई dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 30 will also equals to -2 which is less than 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, आप इसमें कोई x की वैल्यू पुट कर ही नहीं सकते, ये x की हर वैल्यू के ऊपर -2 ही रहेगा। सो ये लेस देन 0 आ गया, तो हम लिखेंगे here p is maximum at x is equals to 30। x की वैल्यू 30 मिल गई है स्टूडेंट्स, तो फिर अब हम दूसरा नंबर भी निकाल सकते हैं। पहला नंबर हमारे पास x था जो कि 30 आ गया, दूसरा हमने 60 माइनस x रखा हुआ था यानी कि 60 माइनस 30 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 30। तो 30 और 30 ये दो नंबर हमारे पास ऐसे हैं स्टूडेंट्स जिनकी एडिशन जो है वो 60 बनाती है और इनसे हासिल होने वाला प्रोडक्ट सबसे बड़ा आंसर होता है, दैट इज 900। इससे बाकी जितने भी पेयर्स हैं जो कि 60 बनाते हैं उन सब का प्रोडक्ट लेस होगा इन दोनों के प्रोडक्ट से। सो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास दो नंबर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, कहता है इफ द टोटल फेंस टू बी यूज्ड इज 8000 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द इनक्लोज्ड लैंड इन द फिगर दैट हैज द ग्रेटेस्ट एरिया। हमने ग्रेटेस्ट एरिया के सिनेरियो को माइंड में रखते हुए डायमेंशंस को फाइंड करना है इस फिगर की, जबकि हमारे पास इस फिगर का जो पेरीमीटर है वो कितना है 8000 है। याद रखिएगा कि टोटल फेंस टू बी यूज्ड का मतलब है द पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप। द पेरीमीटर का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स जितनी लाइंस यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं उन सब लाइंस का सम। सिंपल वर्ड्स में किसी भी शेप के पेरीमीटर से मुराद होती है उस शेप की तमाम साइड्स का सम। अब यहाँ पे कितनी साइड्स आपको नजर आ रही हैं, देखें 1 2 3 4 5 एंड 6 लाइंस आपको नजर आ रही हैं। इन 6 लाइंस का सम आपने फाइंड करना है। अब आप यहाँ पर इसको लेंथ डिनोट कर लें और बाकी सारी आप विड्थ कर लें। तो विड्थ कितनी है आपके पास, 1 2 3 4 विड्थ हैं और 2 आपके पास लेंथ है। चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन है हमारे पास, हम सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं कि हमारे पास किस लैंड का एरिया हमने फाइंड मैक्सिमम फाइंड करना है। दिस इज द लैंड स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरह की एक शेप है हमारे पास। ठीक है, तो इस शेप में स्टूडेंट्स ये जो साइड है, ये दो साइड्स, इनको हम क्या डिनोट कर लेते हैं, लेंथ डिनोट कर लेते हैं और ये हमारे पास क्या है, विड्थ है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है, हम कहते हैं लेट रेक्टेंगल हैव लेंथ L एंड विड्थ W। ठीक है, अब ये बताएं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो होते हैं स्टूडेंट्स 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ये हो गया। लेकिन इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 एक्सटर्नल साइड्स हैं और 2 इंटरनल हैं, तो यहाँ पे जो पेरीमीटर बनेगा वो होगा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, यानी एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस इंटरनल फेंसेस प्लस इंटरनल फेंस।
अब इंटरनल फेंस की भी विड्थ उतनी है जितनी एक्चुअल विड्थ है, तो पेरीमीटर इस केस में क्या बन जाएगा, 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ प्लस 2 विड्थ अगेन। ठीक है, दो साइड्स ये भी हो गई, ये भी एक्चुअली आपके पास विड्थ थी, तो हमने यहाँ पे पेरीमीटर जो बना लिया वो है 2L प्लस 4 टाइम्स W। सो नाउ गिवन पेरीमीटर P इज इक्वल टू 8000। तो अब आपने अपने पेरीमीटर को किसके इक्वल रख लेना है, 8000 के। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस 4 टाइम W इज इक्वल टू 8000। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, लेंथ प्लस 2 विड्थ इज इक्वल टू 8000, और ये हमारे पास बन जाएगा लेंथ प्लस 2 विड्थ इज इक्वल टू, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4000। अब स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर जो लेंथ है उसको इन टर्म्स ऑफ विड्थ आप निकाल सकते हैं। आल्सो लेंथ इज इक्वल टू 4000 माइनस 2W। इसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ क्योंकि ये एरिया के लिए हमारे लिए यूजफुल है। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हमने एरिया को मैक्सिमम प्रूफ करना है। नाउ we have to find the dimensions on which area is maximum, जिस पे एरिया मैक्सिमम है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एरिया इज इक्वल टू, लेंथ की जगह हम क्या रखेंगे 4000 माइनस 2W जो हमने अभी निकाली है, और विड्थ की जगह विड्थ आ जाएगी। हमारा पूरा जो क्वेश्चन है वो इन टर्म्स ऑफ विड्थ में चेंज हो जाएगा। चलें अब स्टूडेंट्स इसको डिफरेंशिएट करें, dA बाय dW विद रिस्पेक्ट टू विड्थ हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। दिस विल बिकम 4000 माइनस 4W। अब पुट dA बाय dW इक्वल्स टू 0 फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4000 माइनस 4W इक्वल्स टू 0, 4W इज इक्वल्स टू 4000 एंड W इज इक्वल्स टू 4000 बाई 4, यानी कि W की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो आ जाएगी आपके पास 1000। चलें अब हमने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, और देखना है कि उसमें हमारा ये मैक्सिमम आता है या मिनिमम आता है। चलें नाउ d स्केयर a बाय dW स्केयर वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव लेता हूँ तो वो आ जाएगा -4, बिकॉज 4000 का 0 और -4W का -4। हमने देखना है W की वैल्यू पे जो हमने निकाली थी एट W इज इक्वल टू 1000 पे, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये तो तब भी -4 ही रहेगा विच इज लेस देन 0। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया इज मैक्सिमम एट W इज इक्वल टू 1000। तो फिर W की मदद से हम लेंथ निकाल सकते हैं, जो रिलेशनशिप हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, लेंथ इज इक्वल टू, सो लेंथ इज इक्वल टू 4000 माइनस 2 टाइम्स 1000, सो लेंथ इज इक्वल टू 4000 माइनस 2000 विच इज इक्वल टू 2000। सो लेंथ हमारे पास आ जाएगी 2000 और विड्थ हमारे पास आ जाएगी 1000। ये हैं स्टूडेंट्स हमारे पास डायमेंशंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, ये भी आसान सा एक क्वेश्चन है। एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स is to be constructed with a square base and a volume of 32,000 centimeter cube. Find the dimension of the box that required the least amount of material. अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो सिनेरियो है वो कुछ यूँ है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी बेस स्क्वायर है, यानी उसकी चारों साइड्स इक्वल है और वो टॉप से ओपन है। आप यूँ समझ लें जैसे कोई बिस्किट का डब्बा है, ठीक है, टिकी पैक्स जिस डब्बे में होते हैं, आप उसको स्क्वायर बेस कंसीडर कर सकते हैं अगर आप उसके टॉप का कवर उतार लें, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 32,000 सेंटीमीटर क्यूब। हमने अब डायमेंशंस फाइंड करनी है, ठीक है, बॉक्स की, जिसके अंदर जो है वो लीस्ट मटेरियल यानी लेस मटेरियल आता हो। यानी अब इस यहाँ पर हमें जो वॉल्यूम है उसको मैक्स ग्रेटर प्रूफ करना है ताकि हम उसमें मिनिमम वैल्यूज को यानी मिनिमम मटेरियल को एडजस्ट कर सकें। चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जी स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक स्क्वायर बेस वाला कंस्ट्रक्ट करेंगे रेक्टेंगुलर बॉक्स, जिसके लिए हम यहाँ पर
कुछ इस तरह से लाइंस लगाते हैं, ठीक है। ड्राइंग मेरी वैसे कुछ अच्छी नहीं है स्टूडेंट्स, कोशिश करते हैं कंस्ट्रक्ट करने की, ठीक है। ये हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है और इसका टॉप जो है वो ऊपर से ओपन है और इसकी जो बेस है चारों साइड्स वो स्क्वायर है, यानी कि ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। और ये जो हाइट है ना स्टूडेंट्स, इसको हम एच कह लेते हैं, यानी हाइट ऑफ द बॉक्स को हम क्या कह लेते हैं, एच कह लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ लिखते हैं, लेट द रेक्टेंगुलर बॉक्स इसलिए कहा है कि हाइट डिफरेंट होगी लेंथ से, ठीक है। हैविंग स्क्वायर बेस, ठीक है। सो ईच साइड ऑफ बेस इज इक्वल्स टू एक्स। लेट कर लेते हैं हाइट इज इक्वल्स टू स्मॉल एच, ठीक है। हाइट को हमने एच लेट कर लिया। अब हमें स्टूडेंट्स वॉल्यूम का पता है, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पर लेंथ भी इसकी क्या है, ठीक है, एक्स है, विड्थ भी इसकी क्या है, एक्स है, और हाइट की जगह हाइट है, यानी वॉल्यूम बन जाएगा एक्स स्क्वेयर एच, ठीक है। इसको आप 1 कह लें। अब एक्स स्क्वेयर एच में आपको एक चीज गिवन है, ठीक है, वी गिवन है, एच एक्स स्क्वेयर एच इज इक्वल टू 32,000, ये पता है हमें। यहां से हम एच की वैल्यू निकाल लेते हैं, एच बन जाएगा 32,000 बाय एक्स स्क्वेयर। इन अदर वर्ड्स एच विल बिकम 32,000 एक्स पावर -2, मीन्स कि एच की वैल्यू आ गई 32,000 एक्स की पावर -2। इसको आप स्टेरिक फंक्शन बोल लें, विच इज इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब इसको हमने लेस देन जीरो प्रूव करना है सेकंड डेरिवेटिव के लिए, ताकि मिनिमम आंसर, सॉरी ग्रेटर देन जीरो प्रूव करना है ताकि मिनिमम आंसर आ जाए, लीस्ट अमाउंट कहा गया। तो हम डी एच बाई सॉरी ये तो एच है ना हमारे पास, अब यहाँ पे हमने एरिया को मिनिमम प्रूफ करना है, तो हम एरिया निकाल लेंगे पहले। जी स्टूडेंट्स, तो अब एक नोट आप यहाँ पे लिख लें, मैं ब्लू से लिखता हूँ ताकि नोट आपको याद रहे। नोट ये है, नोट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एच एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका प्रूफ भी है, ठीक है, कि कैसे रेक्टेंगुलर बॉक्स का एरिया जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 4hx होता है। तो ये आप देख सकते हैं, सर्च कर लें, आपको इसका प्रूफ भी मिल जाएगा। वैसे आप याद रख लें कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स का फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4hx। आइडिया मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे। एक तो इसके अंदर स्टूडेंट्स आपके पास स्क्वायर बेस है, उसका एरिया, फिर एक रेक्टेंगल है उसका एरिया, दोनों को ऐड करके उन्होंने एक कंबाइन एरिया बनाया हुआ है। बहरहाल आप देख लीजिएगा इसको नेट पे सर्च करके कि इसका एरिया किस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 4hx होता है। इसका प्रूफ हम यहाँ नहीं करेंगे, एरिया का हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, एरिया जो अब हमने मिनिमम प्रूफ करना है वो होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एच एक्स। सो डी ए बाई डी एक्स डी एच सॉरी एक्स निकालते हैं। अब यहाँ पे पहले हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एच की जगह हम लिखेंगे 32,000 एक्स की पावर -2 और साथ फिर एक्स आ जाएगा। सो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 32, दिस विल बी 1,28,000, ठीक है। और ये बन जाएगा आपके पास एक्स की पावर -1, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से 32 4 128 ही होता है, यस 1,28,000। तो अब ये दोनों पावर सॉल्व हो गई है। अब स्टूडेंट्स इसका एरिया हमने मिनिमम प्रूफ करना है। चलें, डी ए बाई डी एक्स क्या बनेगा, 2x, यहाँ पर आ जाएगा -1 पहले और 1 में से एक माइनस, यानी कि -2। सो डी ए बाई डी एक्स ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 1,28,000 एक्स पावर -2। पुट डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 0 फॉर द वैल्यू ऑफ x। सो जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे ये क्या आ जाएगा, 2x
एक माइनस 1,28,000 एक्स पावर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, माइनस का है वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल्स टू 1,28,000 एक्स पावर माइनस 2। अब आपने करना क्या है कि x की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम इसको डिवाइड करवा देते हैं और 2 को यहाँ डिवाइड करवा देते हैं, तो ये बन जाएगा x ओवर x पावर माइनस 2 एंड 1,28,000 बाई 2। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू बन रही है, ये जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा यानी x क्यूब, और यहाँ आ जाएगा 2 6 एंड 2 4 दिस विल बी 64,000। ठीक है, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो x हमारे पास आ जाएगा, x का क्यूब है ना, अब 64,000 का हम क्यूब रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं शिफ्ट क्यूब रूट ऑफ 64,000, दिस विल बी 40। ठीक है, हमने क्यूब रूट ले लिया दोनों तरफ ताकि x की वैल्यू आ सके, दिस विल बी 40। तो x का आंसर तो आ गया 40। डायमेंशंस में हमें पास x आ गया। अब डी स्क्वेयर a बाई डी एक्स स्क्वेयर निकालते हैं स्टूडेंट्स, इसका दोबारा डेरिवेटिव। तो ये क्या आ जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस, उसी तरह यहाँ पर भी -2 पहले और -2 में से एक माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। डी स्क्वेयर a बाई डी एक्स स्क्वेयर विल बिकम 2 प्लस 128 2 256,000 और x क्यूब को मैं यहाँ ले आता हूँ तो x पावर +3 हो जाएगी। अब इसमें अगर हम डी स्क्वेयर a बाई डी एक्स स्क्वेयर एट x इज इक्वल टू 40 फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2,56,000 बाई 40 क्यूब। सो स्टूडेंट्स ये बनेगा हमारे पास 2,56,000 डिवाइडेड बाई 40 क्यूब, 2,56,000 बाई 40 क्यूब 4 आ जाएगा, और 2 प्लस 4 हमारे पास 6 होता है, विच इज डी स्क्वेयर a बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 विच इज ग्रेटर देन 0। सो एरिया इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 40। सो एरिया मिनिमम हो गया और यही हमने प्रूव करना था। अब x अगर 40 है तो फिर h कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम h निकाल लेते हैं, ये हमारे पास h की वैल्यू है। चलें, h इज इक्वल टू 32,000। ठीक है, और x की पावर -2 का मतलब है 40 की पावर -2, तो यहाँ से आ जाएगा ये हमारे पास 32,000 डिवाइडेड बाय 40 स्क्वायर। ठीक है, 40 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 20। यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स डायमेंशंस पूरी हुई कि हमारे पास जो ये स्क्वायर बेस थी ये आ गई है 40 और हाइट आ गई है 20। सो दीज आर द डायमेंशंस फॉर हैविंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ एरिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, अ कंपनी डिटरमिन्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स रिमूव्स। अच्छा, ये रिमूव नहीं है, यहाँ पे रेवेन्यू लिख लें, ये रेवेन्यू फंक्शन है। ठीक है, इट्स रेवेन्यू एंड कॉस्ट फंक्शंस आर रिस्पेक्टिवली rx इज दिस एंड gx इज दिस। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, पहले हमने प्रॉफिट को मैक्सिमम यानी डी स्क्वेयर पी बाई डी एक्स स्क्वेयर इज लेस देन 0 प्रूव करना है। ठीक है, और मिनिमम एवरेज कॉस्ट, दो चीजें हमने प्रूव कर शो करनी है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास जो रेवेन्यू फंक्शन है हम यहाँ लिखते हैं कि गिवन रेवेन्यू, रेवेन्यू कहते हैं टोटल इनकम, रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू आर एक्स विच इज -3x, यहाँ लिखते हैं आर एक्स इज इक्वल टू -3x स्क्वेयर प्लस 970x एंड कॉस्ट फंक्शन जितनी लागत आई है, कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू g ऑफ x विच इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 500। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ पे फाइंड करनी है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो है मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट p ऑफ x। अच्छा स्टूडेंट्स, अब प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, ये याद रखें, जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट वो इक्वल होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। यूं समझ लें कि मुनाफा
बराबर होता है कुल आमदन में से आप अपनी लागत को माइनस कर देते हैं। सादे लफ्जों में अगर बात करूं, कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं, उसको बनाने पे हमारा जितना एक्सपेंस आया है उसको कॉस्ट कहते हैं, और उस प्रोडक्ट को सेल करने से जो टोटल कमाई हासिल हुई है उसको रेवेन्यू कहते हैं। अब उस रेवेन्यू में से आप जितना खर्चा आप कर चुके हैं उसको माइनस कर दें तो जो अमाउंट बचती है वो प्रॉफिट कहलाती है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम पी एक्स फाइंड करते हैं। पी एक्स होगा रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। रेवेन्यू क्या था, -3x² प्लस 970x, माइनस कर दें इसमें से 2x का स्क्वेयर माइनस के 500। तो ये क्या आ जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू -5x² प्लस 970 एंड माइनस के 500। अच्छा स्टूडेंट्स याद रखें, उसने हमें क्या कहा था, मैक्सिमम प्रॉफिट। जहां पे भी मैक्सिमम का वर्ड आए वहां पर आपका जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो लेस देन जीरो होता है या नेगेटिव होता है। अब यहां पर भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है। जरा देखें, आपके पास जो प्रॉफिट फंक्शन है वो क्या आया है, प्रॉफिट फंक्शन आया है माइनस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें ए नेगेटिव है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो एक पैराबोला होगा डाउनवर्ड। ठीक है, यानी कि उसकी सेकंड डेरिवेटिव की स्लोप पॉजिटिव है, उसके बाद वो डिक्लाइन करना शुरू कर रहा है। तो जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव की जो स्लोप है वो नेगेटिव है और उसके बाद से फिर वो डिक्लाइन करना शुरू कर रहा है। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सो हम यहाँ पर सबसे पहले डी पी बाई डी एक्स निकालेंगे। प्रॉफिट को मैक्सिमम प्रूव करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, वो बनेगा -10x प्लस 970। इसको जीरो के इक्वल रखें, डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो विल गिव्स यू 970 इज इक्वल टू 10x। मैंने डायरेक्ट थोड़ा सा कर दिया, जब मैं जीरो रखूंगा इसको तो -10x उधर जाके प्लस हो जाएगा और x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 97। ठीक है, अब देखते हैं कि इस x के ऊपर हमारा सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो हम निकालेंगे यहाँ पे डी स्केयर पी बाय डी एक्स स्केयर, वो बनेगा माइनस का 10। ठीक है, क्योंकि पहला डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, -10x प्लस 970, अब आ जाएगा -10। नाउ डी स्केयर पी बाय डी एक्स स्केयर एट पी एक्स इज इक्वल टू 97 विल ऑल्सो गिव यू -10 विच इज लेस देन जीरो। तो आप लिखेंगे पी ऑफ एक्स इज मैक्सिमम, यानी प्रॉफिट मैक्सिमम होगा एट एक्स इज इक्वल टू 97, और हमने यही प्रूव करना था। याद रखें, जब भी हमसे प्रॉफिट पूछा जाएगा तो वो मैक्सिमम हमने करना होता है, और जब भी हमसे कॉस्ट पूछे जाएगी तो हमने मिनिमम करना होती है, क्योंकि कॉस्ट को हमेशा मिनिमाइज करता है इंसान और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। तो यहाँ पर देखें सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ गया, इट मींस कि आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा एट एक्स इज इक्वल टू 97। ये आपका पहला पार्ट था। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, और अच्छी मैं डायग्राम आपके लिए बना दूं। इसकी जो डायग्राम है वो ऐसी एक पैराबोलिक पाथ होगी जहां पर x इज इक्वल टू 97 ये पॉइंट है जहां पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मैक्सिमम प्रॉफिट। ये आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो पैराबोला होता है और नेगेटिव की वजह से ये डाउनवर्ड है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट पे जाने से पहले हमने मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो कोई मसला नहीं है, आपने यहाँ पर P ऑफ 97 फाइंड कर लेना है। तो P97 का मतलब है कि प्रॉफिट के अंदर आप 97 पुट करवा दें, -5 इंटू 97 का स्क्वेयर प्लस 970 इंटू 97 -500। तो ये बन जाएगा P97 आपके पास। यहाँ से हम कैलकुलेटर से निकालते हैं, ये देखें, हम लिखेंगे -5 इंटू 97 का स्क्वेयर प्लस 970 इंटू 97 -500। दिस विल बी 46,545। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, अब हमने एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एवरेज कॉस्ट लिखते हैं। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास होता है टोटल कॉस्ट ओवर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। तो इस फार्मूला की हेल्प से पहले हम एवरेज कॉस्ट निकाल लेंगे। सो एवरेज कॉस्ट को मैं AC लिख रहा हूँ। टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी थी, 2x का स्क्वायर प्लस 500, ये हमारे पास कॉस्ट फंक्शन था। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड उसको हम x कह लेते हैं। ठीक है, सो एवरेज कॉस्ट हमारे पास क्या बन गई, 2x स्क्वायर बाई x एंड 500 बाई x। अगर थोड़ा सा मजीद इसको सॉल्व करें तो एवरेज कॉस्ट बन जाएगी 2x प्लस
500x पावर -1 और इसको हमने मिनिमाइज करना है। ठीक है, मिनिमाइज का मतलब इसके सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसको DAC बाय DX निकालते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 पहले, और -1 में से एक माइनस करें तो -2, यानी DAC बाय DX विल बिकम 2 - 500x पावर -2। इसको 0 के इक्वल रखें, 2 - 500x पावर -2 और x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या बनेगी हमारे पास। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 2 = 500x पावर -2। हम पेज के बीच में यहाँ पे लाइनिंग कर लेते हैं ताकि हमें मैक्सिमम स्पेस मिल सके। ओके, सो अब यहाँ से ये आ जाएगा x पावर -2 = 2/500। x पावर +2 करूँगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 500/2। फिर x स्क्वेयर करूँगा तो ये 250 आ जाएगा, स्क्वायर रूट लूँगा तो ये 250 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और स्क्वायर दी रूट ऑफ 250 अगर मैं निकालता हूँ तो वो मेरे पास आता है 5/10। सो x = 5 स्क्वायर दी रूट ऑफ 10। ये हमारे पास x आ गया। अब इस x पे हमने सेकंड डेरिवेटिव को पॉजिटिव प्रूव करना है, d²AC/dx²। वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव दोबारा लें तो देखें माइनस तो पहले से है, -2 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 500x की पावर -3, सो d²A/dx², ये आपके पास आ जाएगा 2 × 500x पावर -3, यानी d²A/dx² विल बिकम 1000 x पावर -3। इसके ऊपर हमने अब वैल्यू पुट करनी है स्टूडेंट्स किसकी, x की। सो ये था हमारे पास d²AC/dx² इज 1000 x पावर -3 and d²AC/dx² at x = 2 square the root of 10, सॉरी 5 square the root of 10, ये 5 है, is equals to 100 over 5 square the root of 10 का क्यूब। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको ज़रा अगर हम सॉल्व करें तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 1000 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 5 स्क्वायर द रूट ऑफ 10 ब्रैकेट क्लोज और इसका क्यूब है, तो आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 0.2529 विच इज़ 25 विच इज़ ग्रेटर देन 0। मेजर मकसद तो हमारा यहाँ पे इसको ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव प्रूफ करना था। देखिए कोई नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। हम लिखेंगे d²AC इज dx² इज ग्रेटर देन 0 एट x = 5 स्क्वायर द रूट ऑफ 10। मीन्स इस बात का मतलब क्या है, मीन्स एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम एट x = 5 स्क्वायर द रूट ऑफ 10। अब एवरेज कॉस्ट फाइंड कर लें। एवरेज कॉस्ट का क्या फंक्शन था आपका, एवरेज कॉस्ट का फंक्शन था आपके पास, यहाँ पे आपने फाइंड किया था, एवरेज कॉस्ट आपने निकाली थी 2x + 500x पावर -1। सो ये था हमारे पास 2x + 500 ओवर x कर देते हैं इसको, इस x की जगह आपने ये रखना है 5√10। सो एवरेज कॉस्ट आपके पास आ जाएगी 2 × 5 स्क्वायर द रूट ऑफ 10 और यहाँ आ जाएगा 500 ओवर 5 स्क्वायर द रूट ऑफ 10। तो मैनुअली सॉल्व कर लेते हैं, 2 5 10 √10 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5 × 100 ओवर √10। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आएगा। अब आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, ये बन जाएगा 10 स्क्वायर द रूट ऑफ 10। इस 100 को हम लिख सकते हैं 10 × 10। ठीक है, मैनुअली सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, अदरवाइज कैलकुलेटर से भी हो सकता है। सो यहाँ आ जाएगा 10 √10 प्लस इस √10 को इन दोनों में से किसी एक के साथ सॉल्व कर लें, इसकी पावर 1 है, ये ऊपर जाके माइनस होगा तो यहाँ √10 आ जाएगा, ये 10 इसी तरह और ये दोनों सॉल्व होकर √10 बन गए। अब ये कितने √10 हमारे पास लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं 10 और 10 20 √10। अब 20 √10 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हमारे पास आता है 20 स्क्वायर द रूट ऑफ 10, दिस विल बी 63.24। दिस विल बी योर एवरेज कॉस्ट। सो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट समझ आया होगा, लेंथी क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन 16 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इफ़ द इन्फ्लेशन रेट अफराते ज़र, इन्फ्लेशन बोलते हैं अफराते ज़र,
ठीक है, जब सप्लाई और डिमांड का प्रोसेस बिगड़ जाता है तो फिर इन्फ्लेशन हो जाती है। तो इन्फ्लेशन रेट इज कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड 4% पर ईयर एंड द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज $50 टुडे। नंबर 1 हमने डिराइव करना है फंक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ओवर टाइम। नंबर 2 हमने प्राइस फाइंड करनी है आफ्टर 8 ईयर्स। और फिर हमने फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ प्राइस, हमने डी बाई डी टी फाइंड करना है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ प्राइस का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ प्राइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और उसके पे अंदर फिर हमने टी की जगह 8 पुट करना है। आसान तरीन क्वेश्चन है स्टूडेंट। हम यहाँ पे सबसे पहले एक फार्मूला डिराइव करेंगे इन्फ्लेशन का, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे लेक्चर्स देखें फर्स्ट ईयर के चैप्टर 7 के, तो उसमें भी कंपाउंडेड इंटरेस्ट का फार्मूला मौजूद है। सीक्वेंट एंड सीरीज वाले लेक्चर्स देखें, उसमें भी कंपाउंडेड इंटरेस्ट का फार्मूला मैंने वहाँ पे लिखवाया है, डिराइव करवाया आपको। तो क्वेश्चन 16 में हम सबसे पहले फार्मूला डिराइव करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे कि लेट प्राइस इज इक्वल टू पी इनिशियल प्राइस होगी हमारे पास पी नॉट। टाइम को यहाँ पर किससे डिनोट किया गया है? स्मॉल टी से, ठीक है। और आर क्या है? आर है हमारे पास यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट या सिंपल रेट भी कहते हैं इसको, वो है 4%। 4% का मतलब होता है स्टूडेंट्स, परसेंटेज खत्म कैसे करते हैं? परसेंटेज के साइन हटाकर 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये आपके पास आ जाता है 0.04। तो इन अदर वर्ड्स योर आर इज 0.04। अब हम फॉर्मूला अगर बनाएं तो वो क्या होगा? पहला पार्ट, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअल इन्फ्लेशन रेट, वो होगा स्टूडेंट्स हमारे पास P इज इक्वल्स टू पी नॉट ई रेस टू द पावर आर टी। ये है स्टूडेंट्स आपके पास पहले पार्ट का आंसर, ठीक है। यानी प्राइस इज इक्वल्स टू इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल ऑफ रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ओके। अब सेकंड में उसने हमसे कहा है कि यही चीज प्राइस हमें फाइंड करके दें आफ्टर 8 ईयर्स। नंबर सेकंड है प्राइस आफ्टर 8 ईयर्स। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? यहाँ पे हमने P की जगह पे T की जगह पे 8 पुट कर देना है। सो P इज इक्वल्स टू P नॉट, ठीक है स्टूडेंट्स, P नॉट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हम लिखना भूल गए हैं कि टुडे प्राइस या इनिशियल प्राइस, हाँ इनिशियल प्राइस जो है वो $50 हमें दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। सो P नॉट की जो वैल्यू है वो $50 है। सो ये बन जाएगा 50 ई रेशो दी पावर आर की वैल्यू है 0.04 अभी हमने निकाला है यहाँ पे, और T की जगह हमने क्या रखना है? 8। सो P हमारा क्या बनेगा अगर हम इसको सॉल्व कर लें? यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई यहाँ पे E रखना है स्टूडेंट्स हमने, तो अल्फा के साथ ऑपरेट हो जाएगा। E की पावर 0.04 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये बनता है 68.85, ठीक है, 68.85 रुपीज। ये है हमारे पास। नाउ थर्ड पे जो स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है वो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ प्राइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम हमें दिया हुआ है 8। सो सबसे पहले हम डी बाई डी टी फाइंड करेंगे। ये प्राइस फंक्शन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी बाई डी टी निकालेंगे, क्या बनेगा? क्या था स्टूडेंट्स हमारे पास? 50 इसी तरह रहेगा, और e की पावर 0.04 t का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर 0.04 t, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0.04, ठीक है। e का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर एज इट इज, फिर पावर का डेरिवेटिव, तो e हमने ऐसे ही लिखा, पावर का डेरिवेटिव था 0.04। तो डी बाई डी टी हमारे पास आ जाएगा, हम 50 को 0.04 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2e की पावर 0.04 t। अब हमने फाइंड करना है डी बाई डी टी एट t इज इक्वल टू 8। तो आपने जहां पर आपके पास t आ रहा है वहां पे 8 पुट करने हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है देखें, 2 लिखें मल्टीप्लाई अल्फा के साथ e ऑपरेट कर दें, पावर में लिखें 0.04 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.75।
सो डी पी बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 2.75। ये है स्टूडेंट्स आपके पास इंस्टेंट रेट ऑफ प्राइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम t इज इक्वल टू 8 ईयर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। अ कंपनी मॉडल्ड इट्स ऑपरेशनल कॉस्ट c ऑफ t एज दिस फंक्शन वेयर t इज द टाइम इन ईयर्स। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द कॉस्ट एट एनी टाइम t, यानी dc बाई dt। ठीक है, डिफरेंशिएट द कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और फिर हमने फाइंड करना है डिटरमिन द रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट इज मिनिमल, यानी मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम सबसे पहले कॉस्ट फंक्शन लिखेंगे कि हमें कॉस्ट फंक्शन क्या दिया हुआ है, वो है 500 e रेज़ टू द पावर 0.04 t माइनस 100 टाइम्स t। ये हमें कॉस्ट फंक्शन दिया है, इसको हम क्वेश्चन स्टेरिक कह लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो है कॉस्ट बाय टाइम, डिफरेंशिएट कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डी सी बाई डी टी। अब देखें डेरिवेटिव क्या होगा, 500 उसी तरह e का जो भी फंक्शन है वो एज इट इज आता है, ठीक है, लेकिन इसमें पावर का डेरिवेटिव होता है, पावर का डेरिवेटिव होगा 0.04, बिकॉज टी का डेरिवेटिव 1, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें तो डी सी बाई डी टी आपके पास आ जाएगा 500 इंटू 0.04। इसको हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि ये कितना आता है। 500 मल्टीप्लाई 0.04, दिस इज इक्वल टू 20। सो ये आ जाएगा 20 ई रेस टू द पावर 0.04 टी और माइनस के 100। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है मिनिमल कॉस्ट। ठीक है, सो मिनिमम कॉस्ट। अब मिनिमम कॉस्ट का मतलब क्या है, मिनिमम कॉस्ट का मतलब ये है कि आपने कॉस्ट फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव को एक्स की किसी वैल्यू के ऊपर ग्रेटर देन 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम t दिया हुआ है, तो t की वैल्यू पे हम निकालेंगे डी सी बाई डी टी। हम निकाला हुआ, हम लिखेंगे पुट डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू 0 फॉर वैल्यू ऑफ t। t की एक इनिशियल वैल्यू के लिए या क्रिटिकल वैल्यू के लिए हम अपने कॉस्ट फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे। तो ये आ जाएगा 20 ई रेज़ टू द पावर 0.04 t माइनस 100 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हम 100 को वहाँ ले जाएंगे, 20 से डिवाइड करवा देंगे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब हमें ln ले लेना है दोनों तरफ, सो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 0.04 t रह जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ln ऑफ 5। हमें तो t की वैल्यू चाहिए थी स्टूडेंट्स, तो वो क्या बन जाएगी, ln ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 0.04। सो इसका आंसर यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 0.04 कितना आ रहा है, 40.23, 40.23। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, डी स्केयर सी बाई डी टी स्केयर, वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव 20, इसी तरह e की पावर 0.04 भी इसी तरह, और इसका डेरिवेटिव 0.04, और 100 का डेरिवेटिव हो गया 0, कांस्टेंट वो हम नहीं लिखेंगे। अब हमने यहाँ पर डी स्केयर सी बाई डी टी स्केयर को t इज इक्वल टू 40.23 के ऊपर पॉजिटिव प्रूफ करना है ताकि हम मिनिमम लिख सकें। तो कैसे वैल्यूज पुट होंगी ज़रा ये देखें, यहाँ पे आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 0.04, ये बन जाएगा 0.8 e की पावर 0.04, और t की जगह अब मैं 40.23 पुट कर रहा हूँ। इस सारे को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, कैसे, 0.8 लिखें, मल्टीप्लाई लिखें, अल्फा के साथ e ऑपरेट करें, पावर में लिखें 0.04 मल्टीप्लाई 40.23, आंसर इक्वल करें तो आता है आपके पास डी स्केयर सी, यह आ जाएगा 3.99 विच इज ग्रेटर देन 0। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट इज मिनिमम एट t इज इक्वल टू 40.23। ये स्टूडेंट्स, ये हमने कॉस्ट को मिनिमम प्रूव कर दिया। चलते हैं क्वेश्चन 18 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी p ऑफ t इज गिवन बाय दिस फंक्शन। ठीक है, हमने मेजर करना है, फाइंड द इंस्टेंट रेट ऑफ प्राइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम t एट t इज इक्वल टू 3 ईयर्स, और फिर हमने कैलकुलेट इन्फ्लेशन रेट करना है फॉर 3 ईयर्स के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे, p ऑफ t हमें गिवन है 150
इंटू 1 प्लस 0.05 टाइम्स टी होल स्क्वेयर। सबसे पहली चीज़ जो हमें फाइंड करनी थी वो है डी पी बाई डी टी। ठीक है, तो हम डी पी बाई डी टी फाइंड करते हैं 150। इसी तरह इस पे लगाएं पावर रूल, पावर पहले, ठीक है, और पावर में से एक माइनस कर दें। और इंटरनल का डेरिवेटिव, इंटरनल क्या था, 1 का तो 0 हो गया और 0.05 आ जाएगा। इस सारे को सॉल्व कर लें तो डी पी बाई डी टी आपके पास क्या आ जाएगा, 152 ज़र 300, 300 इंटू 0.05, 300 मल्टीप्लाई 0.05, यह आ जाएगा 15। तो यह आ जाएगा 15 इंटू 1 प्लस 0.05 टी। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है डी पी ओवर डी टी एट टी इज इक्वल टू 3 ईयर्स के लिए। तो 15 इंटू 1 प्लस 0.05 इंटू 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हम सारे फंक्शन को इसी तरह लिखते हैं, 15 इंटू 1 प्लस 0.05 इंटू 3, ब्रैकेट्स क्लोज करते हैं, आंसर आएगा हमारे पास 17.25। सो हमारे पास जो पहला आंसर है स्टूडेंट्स वो आ जाएगा डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू 17.25 एट टी इज इक्वल टू 3 ईयर्स। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने इन्फ्लेशन रेट फाइंड करना है। अगला जो है हमारे पास वो है इन्फ्लेशन रेट नंबर 2। मैं यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू 3 ओवर पी ऑफ 3, यानी कि इंस्टेंट रेट ऑफ प्राइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट टी इज इक्वल टू 3 हमें यहाँ दिया हुआ है और प्राइस एट 3 दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखते हैं डी पी बाई डी टी एट 3 हमें क्या दिया हुआ है, 17.25 ओवर, और प्राइस एट 3 निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको ना पहले P3 निकाल देता हूँ, P ऑफ 3, P3 का मतलब है 150 इंटू 1 प्लस 0.05 इंटू 3 होल स्क्वेयर। तो इस फंक्शन को हम यूं ही पुट करते हैं, ये बनेगा 150 इंटू, मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, या चलें हम यूं करते हैं 1 प्लस 0.05 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको यूं ब्रैकेट में लिख दें। ठीक है, जो आंसर आया उसका स्क्वायर ले लें और उसे मल्टीप्लाई कर दें 150 के साथ, कितना आ रहा है 198.375। सो P ऑफ 3 आपके पास आ जाएगा 198.375। यहाँ पे हम पुट कर देंगे 198.375। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें 17.25 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये आपके पास आता है 0. ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 17.25 डिवाइडेड बाय 198.375, दिस विल बी 0.086, 0.086। अच्छा, इन्फ्लेशन रेट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें इसको 8695 को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 8.69 और 8.7%। ठीक है, दिस इज योर इन्फ्लेशन रेट। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, अ शिप सेल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स डिस्टेंस डी ऑफ टी इन नॉटिकल माइल्स फ्रॉम पोर्ट इज मॉडल्ड बाय दिस फंक्शन। पहली चीज़ जो फाइंड करनी है वो है फाइंड द स्पीड ऑफ शिप, यानी कि वेलोसिटी ऑफ शिप। ठीक है, डायरेक्शनल स्पीड इज दी वेलोसिटी। तो यहाँ पे जब स्पीड का जिक्र हो रहा है तो हमने यहाँ पर डायरेक्शनल वेलोसिटी ही फाइंड करनी है, इन अदर वर्ड्स। एनी हाउ, नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट द डिस्टेंस आफ्टर 3 आवर्स, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्लोप, मीन्स एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ डेरिवेटिव हेयर। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो डिस्टेंस फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, डिस्टेंस फंक्शन यानी कि डी टी दिया हुआ है 15 टाइम्स टी। हम सबसे पहले इसकी वेलोसिटी फाइंड करते हैं, यानी चेंज इन द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, v इज इक्वल टू डी ऑफ टी बाई डी टी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 15। ठीक है स्टूडेंट्स, और वेलोसिटी इसकी 15 आ गई क्योंकि 15 टी का डेरिवेटिव 15 होता है, और यहाँ से लिख देंगे नॉटिकल माइल पर आवर। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमने फाइंड करना था वो है डिस्टेंस एट टाइम
t इज इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है। सो डिस्टेंस एट 3 इज इक्वल टू 15 इंटू 3 इज इक्वल टू 45 माइल्स हमने कवर किए हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो what is meaning by slope, in other words d of dt by dt, ठीक है। डिस्टेंस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब क्या है, स्लोप इस चीज़ को बोलते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्लोप थी इसकी वो क्या आ रही थी, यानी पहला डेरिवेटिव क्या आ रहा था 15 विच इज कांस्टेंट, ठीक है, वो क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। तो हम यहाँ लिखेंगे शिप इज सेलिंग, सेलिंग कहते हैं तैरने को, शिप सेल कर रहा है एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 15 माइल्स पर आवर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है इस स्लोप का मतलब। तो देखें तभी तो उसने 3 घंटे में 45 कवर किए हैं, क्योंकि 15 के पर आवर के हिसाब से वो चल रहा है। सो ये था आपके पास क्वेश्चन 19। चलते हैं 20 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, एक आसान सा क्वेश्चन है। अ साइक्लिस्ट इज ट्रेवलिंग अलोंग द स्ट्रेट पाथ एंड द डिस्टेंस ट्रेवल एस ऑफ टी इन मीटर्स इज गिवन बाय दिस फंक्शन वेयर टाइम टी इज इन द सेकंड। हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है। हमने स्पीड एट एनी टाइम यानी डी ऑफ एस बाई डी टी फाइंड करना है, डिटरमिन द स्पीड एट टाइम टी यानी डी एस बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू 4 फाइंड करना है, और इंटरप्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लोप, और स्लोप को एक्सप्लेन करना है कि डेरिवेटिव का क्या मतलब है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना फंक्शन लिखेंगे कि एस ऑफ टी हमें क्या दिया हुआ है। दिस इज बेसिकली डिस्टेंस फंक्शन, और ये है हमारे पास 5t स्क्वेयर प्लस 3t। अब स्टूडेंट्स v हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज द वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम इसकी वेलोसिटी निकालते हैं, विच इज d बाई डी टी ऑफ 5t स्क्वेयर प्लस 3t। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट्स, 6 इंटू 5 2 5 10 ऑफ t प्लस 3। सो v हमारे पास क्या आ गया, या v ऑफ t क्या आ गई, वेलोसिटी एट एनी टाइम, दिस इज इक्वल टू 10t प्लस 3। सेकेंड चीज हमने निकालनी है v एट 3, t इज इक्वल टू 4, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 यानी 10 इंटू 4 प्लस 3, ये आ जाएगी हमारे पास 43 माइल्स पर सेकंड, अच्छा मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट्स इस बात का मतलब क्या है, देखें हमारे पास जो ये फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें t की वैल्यू रखने से, बढ़ाने से ये फंक्शन बढ़ेगा, t की वैल्यू कम करने से ये फंक्शन कम होगा। सो हम यहाँ पे इसकी जो v का फंक्शन है, here v is slope and itself is the increasing function with respect to t. If we increase t, v of t increases, and if we decrease the t, v of t decreases, ठीक है। तो इस बात का मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है जिसमें वेलोसिटी टाइम के बढ़ने से ये बढ़ेगी वेलोसिटी, और टाइम के कम होने से वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास एक्सरसाइज 2.10 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ये चैप्टर एंड हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी रिव्यू एक्सरसाइज ये होगी, और उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी स्टडी को टाइम दें। अल्लाह करीम आपको कामयाब करे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।